Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो जी क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो एफकेट का रिजल्ट देखो इस बार डिले है, एज यू ऑल नो, है ना। अब रीजंस वही है आपके, इस बार शायद एक एग्जाम आपके एक पर्टिकुलर जगह आपके एग्जाम लेट हुए थे, तो उस कारण शायद डिले हो रहा है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आएगा। देखो ये तो कंफर्म है कि सितंबर में ही आपका रिजल्ट आएगा, है ना। सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड में आना चाहिए, है ना। 24 से पहले मुश्किल लग रहा है, क्या सीन रहता है ना। एग्जैक्ट डेट मेरे को भी नहीं पता है, बट ये जो लास्ट का 1-2 वीक रहेगा इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट आ जाएगा। बट मोर ये लग रहा है इस बार कि सीडीएस का ज़्यादा आएगा। सेकंड देखो सीएपीएफ का भी आपका डिले चल रहा है इस बार। सीएपीएफ इसके बाद ही आपका सीडीएस एनडीए आएगा, तो पता नहीं क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट सीडीएस एनडीए जल्दी आ जाएगा आपका, है ना। मोस्ट प्रोबेबली इस या नेक्स्ट वीक में, इसी वीक में आ जाना चाहिए आपका, है ना। मोस्ट प्रोबेबली एज पर मी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगला वीक रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बट 21-22 के अराउंड आ जाना चाहिए, है ना, जितना आपका ट्रेंड रहा है। सो आज अपन किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एफकेट 1 2025, है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो भी एफकेट 1 की प्रिपरेशन कर रहा है 2025 की, बस ये एक वीडियो देख लेना, आपकी हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। भाई क्या पढ़ना पड़ता है, क्या जरूरी होता है, कहाँ से पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, और क्या स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है, और स्ट्रेटेजी एक्चुअल में है क्या। आई नो कि आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, एफकेट की ये स्ट्रेटेजी, एफकेट की ये स्ट्रेटेजी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ, है ना। इट्स बीन मेनी मंथ्स कि मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ, बट मैं अभी तक कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो नहीं लेके आऊँ, बिकॉज आई थिंक इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एंड ऐसा नहीं है कि बस वीडियो डाल दी व्यूज के लिए। एंड सेकेंड, मेरे को इसमें व्यूज का कोई फायदा होने नहीं वाला है। एज यू ऑल नो कि एड आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। आई जस्ट वॉन्ट कि आपको यार एक राइट वे मिले, राइट गाइडेंस मिले, है ना। एंड यू नो व्हाट आई टीच एंड व्हाट आई टेल यू, व्हाट आई गाइड यू, हाउ आई गाइड यू, बिकॉज यू नो द रिजल्ट ऑफ एफकेट 1 2024 एंड एफकेट 2 2024 भी आपको जल्द दिख जाएगा, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस ये वीडियो देख लेना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चीज को एकदम माइन्यूटली कवर करने वाला हूँ, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है प्लीज कमेंट में मेरे को बताना, आई विल हेल्प यू आउट। अगर फिर भी डाउट रहता है, भाई नंबर तो सबके पास है, अगली स्लाइड में मेरे नंबर दिख जाएंगे, यू कैन टेक्स्ट मी देयर। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी बच्चे मैसेज करो, है ना। ठीक है जी। आई विल टेल यू हाउ आई स्कोर 200+। यहाँ पे यार 4/4 कर लेना, है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5/5 नहीं है, बट इस बार 5/5 हो जाएगा, बिकॉज आई एम श्योर कि इस बार भी मेरा 200+ है। एंड दिखा भी दूंगा आपको, तो ये जल्दी 5/5 हो जाएगा, इसको 4/4 कर लेना। ओके, ठीक है जी। तो आई विल टेल यू कि हर बार मैंने कैसे यार 200+ स्कोर किया है। इज इट रियली पॉसिबल, क्या वो चीज है। इट इज नॉट ओनली द थिंग कि मैं टॉपर हूँ, सीडीएस में मैंने टॉप किया, यूपीएससी सीडीएस में। इट डजेंट मीन कि मैंने वहां एयर वन किया तो मेरे लिए ये कुछ चीज नहीं है। देखो आई हैव सीन लास्ट टाइम, लाइक मैंने सीडीएस सॉरी एफकेट 1 2024 में जब मैंने पढ़ाया था, तो आई हैव सीन कैंडिडेट्स, लाइक उस टाइम कट ऑफ कितना था आपका, 137 था, बट आई हैव सीन कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड 160। व्हाट डू यू थिंक, ही विल क्लियर सीडीएस और नॉट। अब आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी कम है, 160 है, कम चांस है सीडीएस क्लियर करेगा, बट ही क्लियर्ड सीडीएस। एंड यू नो व्हाट, ही क्लियर्ड सीडीएस फॉर ऑल एंट्रीज, आईएमई, ईएफई, ओटीए। आईएनई के लिए एलिजिबल नहीं थे तो आईएनई नहीं था, तो हर एंट्री के लिए क्लियर किया है। तो दोनों चीज थोड़ी डिफरेंट है, बट यस, बाप कौन है भाई, ऑब्वियसली सीडीएस है वो, क्योंकि वो यूपीएससी है यार, है ना। स्लाइटली चीजें चेंजेस रहती है, थोड़ी चीजें चेंजेस रहती है, स्ट्रेटेजी आपको थोड़ी डिफरेंट रखनी पड़ती है। तो मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको, हर एक चीज क्लैरिफाई करूंगा। प्लीज ये लास्ट नेक्स्ट के 30-40 मिनट्स मेरे को जितने लग रहे हैं, मेरे को नहीं पता है वीडियो कितने मिनट का होगा, क्योंकि मैं टाइम लेता हूँ थोड़ा, और मैं टाइम लेता हूँ तो मैं ये एंश्योर जरूर करता हूँ कि भाई
आपको वो हर चीज मिल जाए जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था। ओके जी, तो चलिए बात करते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेट मी टेल यू, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी बाय हार्ट एंड विथ utmost सिंसियरिटी एंड एफर्ट्स, मेरे को 5 महीने बाद में मैसेज कर लेना भाई एफकेट के बाद में, अगर आपका क्लियर ना हो तो। बट द थिंग इज, इट डजेंट मीन कि आपने स्ट्रेटेजी देख लिया, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, एग्जाम निकल जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट, यू हैव टू फॉलो इट। गॉट दैट? एंड फॉलो मैं करवाऊंगा भाई, वो भी आपसे मैं करवाऊंगा, बस आपको डेली हाजिरी लगानी पड़ेगी। ओके, चलिए जी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई एफकेट क्या है। क्या ये तो सबको पता है यार, ये क्या है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है ना, फॉर दी एंट्री ऑफ ऑफिसर लेवल। तो ये चीज तो सबको पता है, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। इसमें आप गेजेटेड ए ऑफिसर बन रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। एंड एज यू ऑल नो, एफकेट एफकेट अब आपका एसएससी है, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन है, परमानेंट कमीशन जैसा कुछ नहीं रहा है इसके अंदर। तो ये सर्विस आपकी 10 ईयर्स की होती है, एक्सटेंडेबल टू अप टू 4 ईयर्स, मतलब 14 ईयर्स की सर्विस होती है। इसके बाद में देखो यार, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि ये तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 साल बाद निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यू नो व्हाट, एयरफोर्स के अंदर इतनी ज्यादा वैकेंसी है, नॉट ओनली एयरफोर्स, इन द आर्म्ड फोर्सेस, बहुत कम चांस है कि आपको निकाला जाएगा। पता है आपको, ये निकाला नहीं जाता है, इसको डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज पता है आपको कब किया जाता है? 14 साल के बाद। ये ना आपको परमानेंट कमीशन कर दिया जाता है भाई, पीसी मिल जाता है फिर आपको। बट यू नो डिस्चार्ज कब किया जाता है? जब आपकी मेडिकल फिटनेस कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाए, उसमें कोई ना कोई इशू है ना, या फिर आपकी कुछ ऐसी इश्यूज हो जाए दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर दी पर्टिकुलर सर्विस, तब डिस्चार्ज किया जाता है। और वो बहुत माइनर केस होता है, क्योंकि सर्विस ही ऐसी है, रोज एक्सरसाइज वगैरह एंड ऑल दैट, एकदम चिल लाइफ है भाई, है ना। द लाइफ दैट एवरीवन ड्रीम ऑफ, बट ओनली इफ यू गेट द चांस टू लिव इट, एंड दैट्स द रियलिटी। आप चाहे कोई से भी कोऑपरेटिव सेक्टर में चले जाना, प्राइवेट सेक्टर में चले जाना, आपको उन बंदों से पूछना, उनकी लाइफ जरूर है, दे आर अर्निंग ए लॉट, बट आस्क देम, आर दे एंजॉयिंग इट? पैसे से थोड़े टाइम के लिए लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, एट टाइम के बाद में पैसा भी आपको खुशी नहीं दे सकता है। बात लाइन को ध्यान से सुनना है इसको। पैसे कुछ टाइम के लिए आपको खुशी दे सकते हैं, जो भी आपकी लाइक आपको अभी लगता होगा ये फोन खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये बाइक खरीद लूं, वो खरीद लूं, बट जिस दिन पैसा होगा ना, खरीद लोगे, जी लोगे उसको कुछ साल, फिर लाइफ ना एक्चुअल में यही है भाई, यही लाइफ है एक्चुअल में। यू गेट द चांस टू ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्रीज, other countries as well. You get the chance to interact with other people, I mean foreigners. You get the chance to indulge in different type of activities, है ना। You get the chance to involve in sports. स्पोर्ट्स दिखता है आपको कभी? जब आप जैसे जैसे आपकी एज होती है, कहीं स्पोर्ट्स दिखता है? आप देख रहे हो प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल दैट? नहीं दिखता है। और ये जो आर्म फोर्सेज है, यहाँ पे आपको थ्रू आउट द लाइफ यू कैन प्ले द स्पोर्ट्स, यू हैव मेनी वीआईपी पासेस, सो इट्स a different service. It's the service that we, it's the life that we want to live, है ना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, अगर आपके पास पैसा और आप सोच रहे हो कि ये चीजें तो मैं वहां भी कर लूंगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है वहां पे। समझ गए? आई होप इतने में समझ गए होंगे। तो एफकेट इज फॉर दी ऑफिसर एंट्री इन दी एयरफोर्स, वेदर यू गो फॉर दी फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ठीक है। अब पहले देखिए, आपका जो इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग सर्विसेज थी इसमें एफकेट के अंदर, उसके लिए अलग से आपका एक इकेटी एग्जाम लगता था, वो अब कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक एग्जाम होता है, दैट इज एफकेट, और वही सबके लिए क्या है, कॉमन है। समझ गए ना, सिंपल सी बात है। ओके, एंड यू नो व्हाट, ये जो फ्लाइंग है ना भाई, ये सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। वाई नॉट? आपको मैं सीडीएस की कहानी सुनाता हूँ। एएफए का सीन पता है क्या है? एएफए का सीन ऐसा है कि लाइक 32 वैकेंसी आ रही है, तो उसमें से मुश्किल से 15 से 22 वैकेंसी फिल हो रही है, बिकॉज स्टैंडर्ड्स इतने हाई है भाई, कट ऑफ क्लियर नहीं होता है।
अच्छा, कट ऑफ हो गया तो फिर आपका सीपीएसएस क्लियर नहीं होता, जिसको आप पीएबीटी बोलते हो, है ना, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। और वो तो जिंदगी में एक बार मौका मिलता है, अगर फेल कर गए तो फिर जिंदगी में भूल जाओ पायलट बनना। अगर वो क्लियर कर लिया तो फिर मेडिकल्स नहीं होता है। तो एफकेट एफ है ना, थोड़ा टेढ़ी खीर है भाई, बट लेट मी टेल यू, एफ ए जरूर टेढ़ी खीर है, बट द लाइफ इन साइड द एफ इज लाइक लाइक ए कॉलेज लाइफ। जैसे आप कॉलेज में लाइफ जीते हो ना, वैसी कुछ है। द ओनली थिंग दैट एड्स अप इज कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है वहां पे, आपकी नहीं चलेगी। मैं गुंडागर्दी वाली कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ ए आइडियल कॉलेज, जहां जहां पे आप रियल में कुछ सीखने वाले हैं, समझ गए। तो इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेज दैट वी ऑलवेज विश फॉर। ओके, एंड इसकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है कंपेरिजन टू आपके आईएनए, आईएमए, ओटीए। सबसे डिफिकल्ट तो ओटीए का ही है ना। तो फिजिकल काफ़ी मतलब उतना हैक्टिक नहीं है। यहाँ पे वो ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं जिनके पास भाई नॉलेज ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट दी टेक्निकल थिंग्स एंड ऑल दैट। ओके, तो इसलिए भाई फ्लाइंग ना, फ्लाइंग देखो इतने कम क्यों है, रीजन भी है एक। देखो, एक एयरक्राफ्ट आपका एक फाइटर जेट आता है वो अराउंड 2000 प्लस करोड़ का। आपने एक मिस्टेक की और सरकार के 2000 करोड़ चले जाएंगे। इतने महंगे तो कोई गाड़ी नहीं आती है भाई, समझ गए। और आप वो चीज उड़ा रहे हो, हर किसी को मौका नहीं मिलता है। एंड जब भी आप लाइक अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह से हो, जब भी आप रिटायर हो गए और आपने अगर कॉमर्शियल चूज कर लिया, तो वहां तो भाई आपके पैसा ही पैसा है, अगर आपको पैसा ही छापना है तो। बट हियर द थिंग इज कि एक मोटिवेशन होता है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, टू सर्व द कंट्री, टू लिव ए लाइफ दैट इज लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो भाई आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना पड़ेगा, गॉट दैट। तो प्रोसीजर यार बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक रिटर्न होता है, एंड रिटर्न में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं भाई? टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब सीबीटी टेस्ट होता है आपका, है ना। ये 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलती है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कोई पर्टिकुलर सेक्शन के। 4 सेक्शन होंगे, कौन से? इंग्लिश, जीके, आपका रीजनिंग एंड मैथ्स, मैथमेटिक्स। इंग्लिश के एज यू ऑल नो 30 क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले रिटर्न होता है, जो रिटर्न क्लियर करते हैं, देखो जो कट ऑफ रहता है ऑलमोस्ट 50% रहता है ना। अब देखो ये 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो +3, अगर गलत किया तो -1 होता है, -1। तो टोटल 300 मार्क्स का होता है, ठीक। तो ऑलमोस्ट 50% रहता है, 140 से लेके 160 तक, है ना। अभी थोड़ा लेवल अप हो गया आपका एफकेट का। रिटर्न क्लियर होने के बाद में आप जाते हो भाई एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? वाराणसी, देहरादून, आपका गांधीनगर, आपका मैसूर एंड गुवाहाटी। 5 जगह आपके एसएसबी बोर्ड है, एएफएसबी बोर्ड बोलते हैं उनको, ठीक। वहां पे आपका 5 डे प्रोसीजर होता है, 5 डे एसएसबी प्रोसीजर होता है, जिसको इंटरव्यू प्रोसीजर बोलते हैं। इंटरव्यू बस इसका एक छोटा सा पार्ट है, बाकी ये प्रोसीजर बहुत बड़ा है, समझ गए। इसके बाद में आपको, अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपका सीपीएसएस होगा। अगर आप फ्लाइंग के लिए नहीं जा रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट मेडिकल्स होगा। जिन्होंने सीपीएसएस क्लियर किया उनका भी मेडिकल्स होगा। जो फ्लाइंग है उसका थोड़ा ज्यादा हेक्टिक आपका मेडिकल्स है, एंड जो नॉर्मल है उसका नॉर्मल मेडिकल है ना। उतना टफ भी मतलब इसका जितना नहीं है, बट मेडिकल अच्छा होता है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, मेडिकल क्लियर होने के बाद में फाइनल चीज आती है भाई यहाँ पे मेरिट। मेरिट मैटर करती है, अगर मेरिट आपने क्लियर कर ली, यू आर इन दी ईएफई। एंड एएफए में बाद में आपकी 6 मंथ्स बेसिक ट्रेनिंग होती है। फिर आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेड होती है, जो भी आपकी पर्टिकुलर ब्रांच होती है, जो आपने प्रेफरेंस भरी भरी थी, और अगर आपने उसका कट ऑफ क्लियर किया है तो आप उसमें ट्रेन किए जाते हैं फिर, ठीक। लाइक अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपको हकीम पेट भेज दिया जाता है ना। तो उसके बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद तो भाई जिंदगी जिंदगी है, ठीक है। अब देखिए रिटर्न की बात करें तो रिटर्न मैंने बताया टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपकी। हर एक चीज को डिटेल से बताऊंगा मैं, आगे देखना।
ये जो मैंने रोड मैप लिखा है ना, ये फाइनल में आएगा एक्चुअल में। बहुत सी चीजें मेरे को आपको समझानी है, तो इसको स्किप मत करना प्लीज, चाहे 2x करके देख लेना, बट देखना जरूर इसको। अब टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 20 किसके हैं भाई, मैथ्स के हैं। 25 क्वेश्चन किसके हैं भाई, आपकी रीजनिंग के हैं। 25 क्वेश्चन किसके हैं, आपके जीके के। एंड फाइनली आपके 30 क्वेश्चन किसके हैं भाई, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। समझ गए? तो ये आपके क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो है एक, मतलब ऐसे मान लो कि स्ट्रक्चर आपका एफकेट एग्जामिनेशन का, रिटन एग्जामिनेशन का। आज मैं रिटन पे फोकस करने वाला हूं, क्योंकि सबसे पहला स्टेज तो वही है भाई, ठीक है ना। कभी मैं आपके सीपीएसएस के लिए भी वीडियो बना दूंगा, बिकॉज आई हैव क्लियर दैट, तो आई हैव द नॉलेज, ठीक है, कैसे क्लियर करना होता है। एंड दिस इज द बेस्ट टेस्ट आई हैव एवर एंजॉयड। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है यहां पे ना, एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत, अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं यार, रिटर्न तो इजी है, कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, क्लियर करना इज नॉट दी टारगेट। गोल क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपको गोल ही नहीं पता होता है, लिटरली बता रहा हूं। मोस्टली वाईटी वीडियोस देख लेना, आपको वो ये बता देंगे कि 200 कैसे स्कोर करना है, क्या करना है, क्यों करना है, मतलब क्या है 200 कैसे स्कोर करना है, सॉरी, रिटर्न कैसे क्लियर करना है। बट वो ये नहीं बताते हैं कि यार आपका गोल क्या है, 200 स्कोर करना क्यों है, क्या 200 करना ही जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, 200 का ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छे से चीज समझाता हूं। गोल देखो, यहाँ पे हाई स्कोर करना तो है, दैट इज ट्रू। लाइक सपोज 300 का रिटर्न है, ठीक है, कट ऑफ जा रहा है आपका कितना, 160। अगर आप यहां पे फीमेल कैंडिडेट है और 170 स्कोर करते हैं फीमेल, अगर आप यहां पे मेल कैंडिडेट है 170 स्कोर करते हैं मेल, आप रिकमेंड भी हो गए, मेडिकल सब क्लियर हो गया, ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है ना फीमेल, बहुत हाई चांस है सी विल बी आउट, मेरिट आउट, बहुत हाई चांस है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही होगा, बिकॉज दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी एएफएसबी मार्क्स, एएफएसबी के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। बट जो ये मेल कैंडिडेट है ना, वेरी लेस चांस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, बताऊं, देखो रीजन क्या है। फीमेल कैंडिडेट्स है, उनकी वैकेंसी भाई बहुत कम है, वेरी लो। वहीं मेल कैंडिडेट की वैकेंसी क्या है भाई, बहुत हाई है। रीजन इज सिंपल, बट इट डजेंट मीन कि मेल कैंडिडेट कभी आउट ही नहीं होता, बहुत आउट होते हैं, बट मैं बता रहा हूं वेरी लेस चांस। अब यहाँ पे ना एएफएसबी स्कोर मैटर करता है, बट वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, कभी कभी डाल भी देता है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। लेट मी क्लियर यू, एएफएसबी के अंदर स्कोर करना विथ रेस्पेक्ट टू एसएसबी स्लाइटली डिफिकल्ट। मार्क्स नहीं देते हैं भाई, वो सच बता रहा हूं मैं। वो जो 3-4 बैठते हैं ना भाई, मार्क्स नहीं देते हैं वो, लिटरली, है ना। तो मार्क्स को क्या रखते हैं यार, लो ही रखते हैं। आपका एएफएसबी का ना स्कोर जनरली आप देख लेना, किसी का भी स्कोर कार्ड चेक कर लेना, वो क्या करते हैं 145 से ज्यादा देते ही नहीं है, इससे कम ही रहता है ना। अब वो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब आपके 125 प्लस स्कोर कर लेते हैं। बाकी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका कम ही रहता है इस स्कोर, तो बहुत कम चांस होता है। सेकंड चीज, एफकेट में आपको रिटर्न का स्कोर कभी पता ही नहीं चलता है कि आपको एएफएसबी में क्या स्कोर दिया गया है। ये तो मैं सीडीएस का पता है, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, 300 में से। तो इसलिए यार एएफएसबी का स्कोर इतना इंपैक्ट नहीं डालता है। इंपैक्ट अगर आपको डालना है, अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए, दैट्स वाई स्कोरिंग हाई इज इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया स्कोर हाई करना क्यों जरूरी है मेरे भाई, अब समझ में आया। अब ना, यहाँ पे जब 160 था तब बोलते थे कि 200 प्लस कर लो भाई, सेफ हो।
अब ये जब कट ऑफ इतना था ना तब 200 प्लस आपका सेफ था। अभी कट ऑफ देखो पिछली बार आपका गया 137 एंड इस बार आई डोंट थिंक 145 इसके अराउंड रहेगा, 145 50 के अराउंड, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 150 से ऊपर नहीं जाएगा किसी बार। अब इतना कट ऑफ जाता है ना तो यार ये हाई स्कोरिंग भी आपका कम हो जाता है। अगर आप 180 प्लस भी कर रहे हैं ना तो आपके लिए वो सेफ स्कोर है। इस स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, इस स्कोर की। बट अभी भी ये 180 प्लस भी स्कोर करना डिफिकल्ट होता है ना। तो यार हाई स्कोर करना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए सिर्फ दिमाग में मत लेके चलो कि यार मेरे को रिटर्न क्लियर करना है। वी आर थिंकिंग कि मैं रिटर्न क्लियर कर लूंगा, रिटर्न क्लियर करना है, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है, मैं रिटर्न कर लूंगा, है ना। अगर बाबू सोना के चक्कर में रह गए तो भाई खत्म है। सच बता रहा हूँ। खत्म बताऊं कैसे? सबसे बड़ा दुख ना दो ही होते हैं। सबसे बड़ा दुख होता है आपका मेडिकल आउट होना, क्योंकि दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, है ना। उसमें अपन कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा दुख है मेरिट आउट होना। मेरिट आउट सबसे बड़ा। एंड ये जब होता है ना सब कुछ अचीव करने के बाद में, रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया, सीपीएसएस किया, मेडिकल्स किया, एंड एट द एंड मेरिट आउट। एंड उससे भी बड़ा दुख अगर लास्ट अटेम्प्ट हो तो दैट्स व्हाई यार स्कोरिंग हाई इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो हाई स्कोर अब से टारगेट चेंज कर लेना, माइंड में ये दिमाग बिठा लेना मेरे को हाई स्कोर करना है। किसी का कितना ही है, मेरे को हाई स्कोर करना है। आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई डू नॉट अचीव माई टारगेट। जब तक मैं गोल को अचीव नहीं करता मैं नहीं रुकूंगा भाई। समझ गए? अब सेकंड थिंग इज क्या स्कोर हाई करना यार डिफिकल्ट है। देखो यार पिछली बार मैंने पढ़ाया था मेनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड हाई। देखो 201, 190, ये भी 205, 194, 200 के आसपास बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। ये मैंने कुछ आपके ऐड किए 6 7। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 200 के आसपास आपके स्कोर किए थे। कुछ के ऊपर थे, कुछ के 91, 95, 200 ऐसे स्कोर थे। इवन माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 4 टाइम्स 200 प्लस। तो यार 200 प्लस स्कोर करना है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी कैंडिडेट्स करते हैं। द थिंग इज यू नीड द राइट स्ट्रेटेजी, you need the right resource, you need the right guidance, and you need the efforts, and you need the consistency। अगर इतनी चीज है ना भाई कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ गए? अब आपको अगर ये सब चीजें है ना भाई, ना कोई कोचिंग के पास ज्वाइन करने की जरूरत है, ना मेरे पास, अगर मैं मेरा भी बोल रहा हूँ, मेरा भी बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें डेवलप करना सबसे डिफिकल्ट होता है, तभी तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इन सब चीजों पे फोकस करके चलना है। तो पहली चीज तो आपको माइंड में ये क्लियर रखनी है। आई होप सबको क्लियर होगा व्हाई स्कोरिंग हाई इज इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा आपका सेफ स्कोर है। ये सेफ स्कोर है। इट डजेंट मीन कि अगर आप 170 स्कोर कर रहे हैं तो आप आउट हो जाएंगे। इट डजेंट मीन कि आप 160 स्कोर कर रहे हैं तो आप आउट हो जाएंगे। क्योंकि लेट मी गिव यू एग्जांपल। माय वन फ्रेंड इज देयर, आई हैव मेड हर इन वन ऑफ द I have met in one of the medical examination. She was 7 time recommended, and you know what? I was surprised to know that she was 7 time recommended. I asked her what happened. Why are you here? Even after getting 7 time recommended, she told me कि I always get merit out. And this time also she was smiling towards me and saying, this time also I might get a merit out. I will definitely get medically fit here. I will get merit out. And द रीजन वो उसका उनका जो स्कोर रहता था ना वो क्या रहता था, कट ऑफ से +10 20 रहता था। बट दिस टाइम ना उनका स्कोर +20 था, +10 नहीं था, +20 था। एंड यू नो टुडे सी इज इन द इंडियन एयरफोर्स सर्विंग। मे बी शायद उनकी बेसिक ट्रेनिंग तो हो चुकी है, आगे की ट्रेनिंग चल रही है शायद। द रीजन वॉज शी वॉज गुड एट एसएसबी एज वेल। तो अगर एसएसबी भी अच्छा है तो देखो इस स्कोर में भी काम चलता है ना।
तो स्कोर हाई करने की यार सोचो। अगर नहीं आता वो अलग चीज है। इट डजेंट मीन कि लाइक सपोज 137 कट ऑफ है एंड आपका स्कोर आ रहा है 145। इट डजेंट मीन कि आप फिर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। जो हो चुका है यार वो हो चुका है, अब आपके हाथ में नहीं है वो चीज। बट जब तक जो चीज आपके हाथ में है वो तो करो यार एटलीस्ट। अब अगर आप आगे जाके मेरिट आउट होते हो दैट इज नॉट इन योर हैंड। बट अगर आपको ये बात आज पता चल गई और फिर भी आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो और अगले जो आपका एफकेट होता है उसमें कट ऑफ 150 जाता है और आप 155 से क्लियर करते हो, देन यार आपका कोई मतलब नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है भाई एफकेट वर्सेस सीटीएस। देखो इनका ना, मैं लाइफ में एक चीज जरूर मानता हूं, नेवर एवर कंपेयर एनीथिंग। किसी भी चीज को भाई कंपेयर मत करो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के। ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, बट जो आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला हो या फिर आपके कोई ह्यूमन बीइंग्स हो तो उनको कंपेयर मत करो। लाइक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, विराट कोहली वर्सेस एम एस धोनी। दोनों अपनी जगह बेस्ट है, बट इफ यू आर कंपेयरिंग, यू आर द वर्स्ट। सो नेवर एवर डू दैट एंड सेम थिंग अप्लाइज हियर। बट द थिंग इज, यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है आपने को सीडीएस क्या है भाई, बाप है ना। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो यूपीएससी करवा रहा है भाई। एंड पिछली बार दिखा दिया था यूपीएससी ने कि यूपीएससी क्या है। पिछली बार की बात कर रहा हूँ, इस बार तो अपने ने दिखा दिया यूपीएससी को। ठीक है। तो हाँ, एफकेट आपके सीडीएस के कंपैरिजन में लो है। ओके, बट द थिंग इज, अगर आप सिर्फ ओटीए की प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई आपका एफकेट टक्कर में है। फिर अगर आप यहाँ पे सिर्फ ओटीए की प्रिपेयर कर रहे हैं तो एफकेट आपको टक्कर दे सकता है। ऐसा हो सकता है आपका एफकेट क्लियर ना हो, सीडीएस क्लियर हो जाए। बट अगर आप आईएमई एएफए का प्रिपेयर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आपको एफकेट में दिक्कत होगी। दूसरा मेजर फैक्टर क्या है, देखो पहला तो आ जाता है मैथ्स का, है ना। इधर ओटीए में कोई मैथ्स नहीं है, इधर मैथ्स है, जबकि आईएमई एएफए में है आपकी। समझ गए? दूसरा आ जाता है फैक्टर रीजनिंग का, इधर कोई रीजनिंग नहीं है, इधर रीजनिंग है, दैट इज इजी, स्कोर कर सकते हो। तीसरा आ जाता है जीके। इधर जीके कंसेप्चुअल पूछता है आपसे, कंसेप्ट ज्यादा पूछता है, स्टैटिक भी पूछी जाती है, बट कंसेप्चुअल नॉलेज को ज्यादा चेक करता है सीडीएस आपका। वहीं जीके क्या करता है, ज्यादा स्टैटिक। एफकेट क्या करता है भाई, स्टैटिक जीके ज्यादा चेक करता है। एंड फाइनली इंग्लिश, वोके वैसी देगा कि क्या ही बोलूं मैं आपको। बट यहाँ पे वोके में आप एलिमिनेशन वगैरह लगा के क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन लगा लिया आपने, अपने रीडिंग स्किल्स लगा ली, है ना। तो यहाँ अलग सीन है, यहाँ अलग सीन है, दोनों को इसीलिए बोल रहा हूँ कंपेयर मत करो। बाकी ऑब्वियस सी बात है, सीडीएस इज फादर ऑफ एफकेट। ओके, समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों के लिए क्या चाहिए होगी ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया दोनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। कैन नॉट अप्लाई द सेम स्ट्रेटेजी फॉर बोथ। इफ यू हैव क्लियर्ड द एफकेट अर्लियर देन नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द एफकेट फर्स्ट टाइम देन यू नीड टू फोकस ऑन दिस। नाउ द थिंग इज वेयर वी गो रोंग। गलती कहाँ होती है, पहले मैं आपको गलती बताऊंगा। मैं बता चुका हूँ आपको मेन जो स्ट्रेटेजी है रोड मैप है, वो एंड में बताने वाला हूँ। ये चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है पहले, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं भाई रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग है। जो बार बार फेल कर रहे हैं ना, उनकी स्ट्रेटेजी भाई रॉन्ग है। वो कोई ना कोई इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हैं जितनी मैंने यहां लिखी है। अब स्ट्रेटेजी, व्हाट डज स्ट्रेटेजी मीन, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनकी स्ट्रेटेजी गलत है भाई, वो गलत चीज कर रहे हैं। अब स्ट्रेटेजी कैसे रॉन्ग, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्ट्रेटेजी रॉन्ग इन द सेंस, लाइक जीके है, ठीक। एफकेट क्या पूछता है,
एफकेट पूछता है आपका ज्यादा स्टैटिक। अब एफकेट आपका ज्यादा पूछ रहा है भाई, डिफेंस पूछ रहा है आपसे, स्पोर्ट्स पूछ रहा है आपसे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछ रहा है, करंट अफेयर्स पूछ रहा है, एंड आप क्या कर रहे हैं भाई, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली यहां से क्वेश्चन आता है। बट इनकी लेंथ दिख रही है आपको कितनी ज्यादा होगी इनकी, समझ रहे हो आप। अब इनको भी पढ़ो तो यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इफ यू आर स्टडिंग फॉर दी एफकेट। क्योंकि यहां से भाई क्वेश्चन मुश्किल से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 आ जाएंगे। बाकी के जो 17-18 आएंगे ना वो यहीं से आएंगे भाई। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है भाई स्ट्रेटेजी गलत। दूसरा होता है रनिंग आफ्टर एवरीथिंग, हर चीज के पीछे भाग रहे हैं। लाइक अगेन एग्जाम्पल, जीके उठाओ, जीके लुसेंट भी पढ़ दी, है ना। जीके आपके कोई दूसरी पब्लिकेशन है XYZ वो भी पढ़ दी। जीके आपकी डेली मैगजीन भी पढ़ दी, डेली मैगजीन पढ़ रहे हो, सॉरी डेली आपके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। प्लस डेली क्या पढ़ रहे हो भाई आप, जो वीकली मैगजीन आती है वो पढ़ रहे हो, वीकली मैगजीन। मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, है ना। 3-4 YT चैनल फॉलो कर रहे हो। अच्छा, इससे भी बड़ा एक और ब्लंडर बताता हूँ, कोर्स ले रखा है, कोर्स ले रखा है, फिर भी अलग सोर्स के पीछे भाग रहे हैं। फिर भी अलग सोर्स के पीछे भाग रहे हैं, 2-2 3-3 कोर्स ले रहे हैं, सबसे पढ़ रहे हैं। यार ऐसा नहीं होता है, हर चीज के पीछे नहीं भागना होता है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं ना आपको उस पर ट्रस्ट करना है। आप कहीं से भी पढ़ो XYZ, आई डोंट से कि आप मेरे से पढ़ो, सिर्फ कहीं से भी पढ़ो, और ट्रस्ट हिम। आपको खुद पे भी ट्रस्ट करना है। इफ he or she has given result earlier, then he or she will definitely give result now also। अगर आपका नहीं हो रहा और बाकियों का हो रहा है तो मिस्टेक किसमें है? आप में है भाई, है ना। तो हर चीज के पीछे मत भागो। आज मैं जितना बता देता हूँ बस वही चीज फॉलो करो। आपको कोई और स्ट्रेटेजी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा देखोगे दिमाग खराब, फिर वो कुछ और बताएगा। ये जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, देखो मैं कभी भी कोई चीज कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। मेरी 8-8 घंटे की क्यों हो जाती थी पॉलिटी क्लास, क्यों आपको ये 77-71 प्लस क्वेश्चन दिखे यूपीएससी के अंदर, आपके CDS एंड NDA के अंदर। द रीजन वॉज मैं एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ कि कितना पढ़ाना सही है, इसीलिए क्लासेस बड़ी होती थी और आपको चीजें दिखी उससे। समझ रहे हो ना, गॉट दैट। तो मैं ये भी अब वीडियो बना रहा हूं ना, हर एक चीज मैंने इसमें नोट की है, ये मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ही लिखी है, गॉट दैट। आज भी मैं एग्जाम क्यों देता हूँ, जस्ट टू गेट नो कि स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या वो सोचते हैं, अब उनको कैसा फील होता है एग्जाम में, गॉट दैट। थर्ड इज फॉलोइंग एंटरटेनमेंट मोटिवेशन मोर इन नेम ऑफ प्रिपरेशन। ये आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है यार। आपको हजारों ट्यूटर्स मिल जाएंगे यार, हजारों टीचर्स मिल जाएंगे आजकल, हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई। अगर एफकेट एक बार निकला है वो भी पढ़ा रहा है, जिसका एफकेट नहीं निकला है वो भी पढ़ा रहा है, जिसने SSC निकाला है वो भी एफकेट पढ़ा रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है। एंड यू नो, आज के टाइम में एक चीज देखना आप, चाहे आप यूपीएससी के फील्ड में देखोगे तो ज्यादा दिखेगा, जो टीचर मोटिवेशन वगैरह ज्यादा देते हैं ना, मोटिवेशन वगैरह हो गए, स्पीच वगैरह हो गए, एंटरटेनमेंट करते हैं, वो ज्यादा फेमस है। एंड जो नॉलेज देते हैं ना वो कम फेमस है। एग्जाम्पल दूं आपको एक अच्छा, चलो यार मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेता हूँ, लीव लिख, है ना, इसको छोड़ो। पर ये चीज चल रही है आपके, एंड आई हैव सीन इट, स्टूडेंट्स इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। Even if some student is paying to some teacher or some coaching XYZ, he is paying for the same thing. कि we will get daily motivation, daily entertainment and all that.
एंटरटेनमेंट से सिखा देंगे, बट वो एंटरटेनमेंट में रह जाते हैं यार। लिटरली बता रहा हूँ, एंटरटेनमेंट में ही रह जाते हैं। नाउ जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हैव यू पेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? वॉज दिस योर गोल? आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बाहरी दिखावे करके, उसके बाहरी दिखावों से चीजें फॉलो मत करो। जो जेन्युइन है, जो पढ़ा रहा है, जिसके पास नॉलेज है, जिसने कुछ किया है अपनी लाइफ में, उसको फॉलो करो। समझ गए ना? गॉट दैट? तो ये चीजें यार इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यहां पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी को भी नहीं कर रहा हूं, फ्रॉम हार्ट। मैं बस जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूं, ऐसा हो रहा है और आप करते हो ये मिस्टेक, इसलिए आपको बता रहा हूं। यू हैव सीन आई नेवर एवर एंटरटेनमेंट टू मच इन द क्लास। मैं थोड़ा बहुत एक दो जोक क्रैक कर देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इट डजेंट मीन कि मैं मोटिवेशन देना स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर क्लास है, इसमें मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ चीजें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। बट जब मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूँ उसमें मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ कि भाई ऐसा वैसा ऐसा 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 ऐसा, बिकॉज लिटरली मेरे को आता भी नहीं है। वो उनकी खासियत होती है उन टीचरों की, वो कब बोल देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है ना? तो यार उनको फॉलो करो जो रियल में आपको कंटेंट दे रहे हैं। ओके, गॉट दैट? नेक्स्ट चीज है भाई, नॉट वर्किंग ऑन वीकनेसेस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे आप फोकस नहीं करते हो। लाइक सपोज आप एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हो। आई हैव सीन लाइक इन द 2-3 years, इन द लास्ट 2-3 years, काफी लाइक कोचिंग्स वगैरह में भी मैंने देखा है। वहां पे क्या सीन है यार, आपको लाइक एफकेट है, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज लिमिटेड। यहाँ पे फोकस ही नहीं करवाया जाता भाई। एंड अगर आप वीक हो यहाँ पे, आप फोकस ही नहीं करते हो, आप किस पे फोकस करोगे? फिर भी जीके पढ़ोगे। क्या? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये मंथ की, वो मंथ की, ये जुलाई की, ये सीरीज भाई क्या पता नहीं क्या क्या पढ़ देते हो आप, क्या क्या नाम से पढ़ देते हो। यार एक लिमिट है, एफकेट की लिमिट है। सीडीएस में पढ़ते हो फिर भी चलता है, पर आप ये 20 क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो फिर? यहाँ पे जीके में आपके 15 क्वेश्चन हो रहे हैं फिर भी पढ़े जा रहे हो, और यहाँ पे मैथ्स में सिर्फ 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहे हो कि मैथ्स तो नहीं होगा मेरे से, तो नहीं होगा, मैं तो वीक हूँ, गॉड गिफ्टेड है, नहीं होगा मेरे से तो। देखो गॉड गिफ्टेड जैसा कुछ नहीं होता है, दिस इज द एक्सक्यूज दैट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर फेलियर। क्योंकि आप इंप्रूव ही नहीं करना चाहते हैं, आप खुद को एक्सक्यूज देते देते जा रहे हैं कि नहीं होगा मेरे से तो होगा ही नहीं, मैथ्स मेरे को आती नहीं है, कभी से नहीं आती है। यार सीखो। एक बात बताओ, साइकिल अपने आप आने लगती है क्या? गॉड गिफ्टेड होती है क्या? सीखनी पड़ती है ना, एक दो बार नीचे गिरना पड़ता है ना, या अपने आप ही सीख जाते हो? वही सेम चीज यहाँ पे है यार। समझ गए? देखो एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क से भी क्लियर नहीं होता है, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट वर्क। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो भाई बहुत हाई चांस है कि आप क्लियर भी कर लोगे ना तो मेरिट आउट हो जाओगे, क्योंकि हाई स्कोर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 14 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। एंड नेक्स्ट जो तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, इवन कभी कभी मैं भी कर देता हूँ, आई एक्सेप्ट, प्रोक्रेस्टिनेट। भाई प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। देखो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, मतलब कंप्लीटली आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट इसको स्लो डाउन कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो आप, है ना? जितना कम हो उतना कम प्रोक्रेस्टिनेट करो यार। नाउ सी, आज मैंने ये वीडियो बनाई है, आप एक दो दिन फॉलो करोगे फिर भूल जाओगे। यहीं पे कंपटीशन स्टार्ट होता है। आपको एक चीज बताता हूँ, आप सोचते हो ना कंपटीशन बहुत हाई है, आपको पता है 5 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं ना, उसमें से मुश्किल आपके 30,000 ही ऐसे कैंडिडेट है जो रियल में कंपटीशन कर रहे हैं। यहाँ पे है मेन कंपटीशन, सिर्फ 30,000 कैंडिडेट में। समझ रहे हो?
और इसमें भी ये मिस्टेक करके बाकी वाले कुछ कैंडिडेट्स और छट जाते हैं। एफकेट का कंपटीशन उतना टफ नहीं है अभी, फायदा उठा लो मेरे भाई, फिर जिंदगी भर पछतावा होगा उस ऑफिस में बस स्क्रीन के आगे बैठे रहना, करते रहना। मेरा तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये मेडिकल इशू था इसलिए बैठा हूँ, वरना मैं ही नहीं बैठता। समझ गए? एंड आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एम देयर। एंड लिटरली मैं स्क्रीन के आगे नहीं बैठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ऑफलाइन एज सुन एज पॉसिबल। अभी फंड्स नहीं है, जिस दिन होंगे और हो रहे हैं, जिस दिन होंगे उस दिन ऑफलाइन हूंगा मैं। ओके, सो प्रोक्रास्टिनेट यार, इसको अवॉइड करो जितना अवॉइड कर सकते हो, मतलब कम करो इसको जितना कर सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट, फियरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पे बताई आपकी मैथ्स, ये बैकबोन है भाई। अब इसको ही अगर फियर से अगर कंप्लीटली अवॉइड कर दिया तो एग्जाम आपको अवॉइड कर देगा, सिंपल सी बात है। एयरफोर्स को आप चाहिए ही नहीं, ऐसे फियर वाले तो कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। नाउ सी देयर आर सम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वन ऑफ देम इज डिटर्मिनेशन। यू नीड टू बी डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन आपकी फैक्टर 4 में एक OLQ है। अगर आप डिटरमाइंड नहीं है फॉर द एफकेट एग्जाम, तो यार आप में OLQ ही नहीं है, तो फिर आप क्या एफकेट क्लियर करो? सो यू नीड टू बी डिटरमाइंड। का मेंटल स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आती है, अब बात होती है व्हाट इज स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है यार? मोस्टली कैंडिडेट्स बस स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी करते हैं, पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं वाईटी पे, स्ट्रेटेजी एक्चुअल में पता ही नहीं चलता है व्हाट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी देखो यार, किसी की फॉलो करना नहीं होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी खुद की होती है, सेल्फ की। आज मैं आपको सिर्फ रोड मैप दूंगा, स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होगी। मैं आपको आपका आज माइंड खोलना चाहता हूं भाई, का विजन वाइडर करना चाहता हूं कि क्या चीज है क्या नहीं है ना? तो स्ट्रेटेजी क्या है भाई? स्ट्रेटेजी सेल्फ की होती है। क्यों होती है सेल्फ की? देखो यार, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। समझ गए? हर कोई IIT क्लियर कर पाता है क्या भैया? जेई निकाल पाता है क्या हर कोई? नहीं निकाल पाता ना। सबकी कैपेसिटी सेम नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर है कि सबकी मैथ्स भी अच्छी नहीं होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी। तो हर के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करती है। स्ट्रेटेजी डजेंट मीन कि टॉपर ने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, मैं बता दूंगा आपको, एक दिन ये करो दूसरे दिन ये करो, वो फॉलो नहीं होगा। कर भी लोगे तो सक्सेस रेट बहुत कम है। समझ गए? यू मस्ट हैव योर ओन प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ठीक, तो स्ट्रेटेजी एक्चुअल में है क्या? स्ट्रेटेजी मीन्स कि आप आगे कैसे क्या करने वाले हैं, एफकेट को टैकल कैसे करने वाले हैं। लाइक सपोज अभी आपके पास 5 मंथ्स है, आप 5 मंथ्स को कैसे टैकल करने वाले हैं? क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? वीक पॉइंट कितना है, और कितना ज्यादा वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग बनाने का जरूरत है उसको, और कितना टाइम आपके पास, क्या टाइम है आपके पास उसको स्ट्रॉन्ग करने का? आपका स्कोर कितना आ रहा है? मेरे को कितने और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? अब एक बोलते हैं मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, 17 घंटे पढ़ता हूँ, भाई कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप यूपीसी सीएससी भी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन, की किस पोजीशन पे आप, उसके हिसाब से पढ़ा जाता है कितना पढ़ना है। लाइक सपोज अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स आ रहा है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो। और वहीं अगर आपके 100 में से 33 आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, बाल बाल बच रहे हो, पास हो रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। समझ में आया अब स्ट्रेटेजी क्या है? ओके, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन? प्रिपरेशन करते वक्त आपको क्या क्या माइंड में रखना है? सबसे पहली चीज, टाइम वर्सेस सिलेबस। अभी जैसे आपके पास 5 महीने है, 5 मंथ्स ओनली, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी भी आधा है तो 4.5 मान लो इसको। ठीक, तो 4.5 मंथ्स है आपके पास, एंड सिलेबस आपका इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। नाउ सी, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मेरा मैथ्स स्लाइटली भी ठीक होता और मेरे को फियर नहीं होता, तो मैं सबसे पहले मैथ्स करता, क्योंकि लिमिटेड 14 से 15 टॉपिक है और मेरे 60 नंबर बन रहे हैं यहाँ पे, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो लिमिटेड है। दूसरा, मैं टारगेट मेरा एक माइंड में रहता रीजनिंग। रीजनिंग के भाई 25 क्वेश्चन आने हैं,
है ना। अगर मैंने उसमें से 23 भी कर लिए, अगर मैं उसमें से आपके 23 भी कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट कितने मार्क्स हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। कितने हो गए? 129। तो यही हो गए, 8 मार्क्स पीछे हूँ कट ऑफ से। वहीं अगर फिर मैं टारगेट करूं अगर इंग्लिश को, इंग्लिश में मैं रीडिंग पे जो डेली बेसिस पे चलेगा, अगर मैं रीडिंग से करता हूं और थोड़ा बहुत वोकेब कर लेता हूं, तो अगर मैं 15 क्वेश्चंस भी कर लेता हूं, तो यहां से मेरे 45 मार्क्स बन जाएंगे। एंड फाइनली जीके, जीके में मैं मिनिमम टारगेट रखूंगा 12 से 15 तो करूंगा ही करूंगा। अगर आप 12 भी करते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके? 36। टोटल कितने हो गए भाई? टोटल कितने हो गए? तो देखो 60 और 69 आपके 129, 5 आपके 134, 134 और 40 कितने हो जाते हैं आपके? 174। 174 और 6 कितने हो जाते हैं? 180। 210, 210 स्कोर बन रहा है इससे। देखो मैंने मिनिमम लेके चला है, आप हाई भी कर सकते हो। अब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 20 के 20 करेक्ट क्यों लिए? बिकॉज मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस है। किसी को जीके में होगा जो 17 कर लेगा यहाँ पे, किसी को इंग्लिश में होगा जो यहाँ पे 20 कर लेगा, किसी को रीजनिंग में होगा जो यहाँ पे 25 कर लेगा। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किसको कितना टाइम देने की जरूरत है। अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं मैथ्स को ज्यादा टाइम दूंगा, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दूंगा। लाइक सपोज मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग है, मैं मैथ्स पढ़ के नहीं जाता हूँ एंड मेरे 20 क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो आप में भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर होगा, उसको डेवलप करना पड़ता है, आपको ट्रेन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सबसे पहला एलिमेंट यही है। इसको देखो, इसको चेक करो। स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी। दूसरा है व्हाट इज मोर रिलेवेंट। अब ये जो चार सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज्यादा रिलेवेंट कौन सा है? व्हाट आई फील इज मैथ्स एंड रीजनिंग। अब आप क्या करते हो? जीके के पीछे भागते हो भाई, जीके 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 जीके। इवन एक चीज और बताता हूँ, मोस्टली जो कैंडिडेट्स बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, वो जीके के बेसिस पे करते हैं। देखो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो दिख जाएगा। मैथ्स आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, रीजनिंग आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें ना के बराबर आपका डिट्टो क्वेश्चन रिपीट होता है, जबकि मेरे वाले में डिट्टो क्वेश्चंस भी आपके मैथ्स में काफी रिपीट हुए थे, रीजनिंग में भी हुए हैं। इनको आप बता नहीं सकते हो कि यार मेरी क्लासेस है, तो बच्चे क्या करते हैं, जीके वाली की तरफ ज्यादा मतलब ओरिएंट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं कि इन सर का ज्यादा है तो ये ज्वाइन कर लेते हैं। ये साइकोलॉजी है भाई, ऐसा सोचते हैं। मैं भी सोचता था, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मेरे को भी पता है। तो ऐसा होता है। आपको ये जज करना बहुत जरूरी है, इस चक्कर में मत गिर जाना भाई। सिर्फ एक सब्जेक्ट को जज मत करना कि एक सब्जेक्ट कितना आ रहा है, और दैट, क्योंकि ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। ओके। फिर आता है व्हाट इज मोर रिलेवेंट, किसको कवर करना ज्यादा जरूरी है। तो मैं ज्यादा किसको करता भाई? इसको करता, और मैं इसी को इम्पैक्ट डालता हूं, हर बार इसी को इम्पैक्ट डालता हूं। अभी बताऊंगा इंग्लिश और जीके पे इतना क्यों नहीं डाल रहा हूं थोड़ी देर में। तीसरा आता है नोट्स मेकिंग। आजकल तो वैसे डिजिटल जमाना चल रहा है, तो डिजिटली आपको नोट्स मिल जाते हैं, है ना। बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी, जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई, आपको जो क्लास नोट्स है, जो क्लास की जो भी स्लाइड्स है, उनके भाई प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट निकलवा के उनके ऊपर जो भी एड ऑन करना है उन्हीं के ऊपर खुद से करो यार। खुद से भी कुछ रिसर्च करो। कंप्लीटली किसी पे भी डिपेंड मत हो। अगर किसी का 100% सिलेक्शन रेट है ना, उस पर भी आपको डिपेंड नहीं होना है। ये एडवाइस हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हेल्प करेगी आपको लाइफ में, एक स्टेप आगे रखेगी। इवन इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, 100% मेरे पे डिपेंड मत करना। खुद से भी एफर्ट्स लगाने हैं, बिकॉज इट इज योर लाइफ। आपको एफर्ट्स लगाए। ठीक। नेक्स्ट इज सोर्सेज। सोर्सेज क्या होने चाहिए? देखो एक तो होता है आपका वाई टी, अगर आप कोर्स में नहीं है। दूसरा आपका भाई कोर्स, आप कहीं से कोर्स कर रहे हैं, है ना। लाइक आप अगर मेरे बैच में या फिर किसी के भी बैच में हैं, तो वहां पे तो आपको, देखो कोर्स का सिंपल सा एक चीज होता है। अगर आप एक बार कोर्स ले चुके हैं, आई डोंट थिंक कि आपको वापस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आप उसमें सही से नहीं पढ़े हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको रिक्वायरमेंट है। बट कोर्स की रिक्वायरमेंट देखो, कोर्स क्यों क्यों होते हैं, रीजन क्या है इसका?
देखो सिंपल सा रीजन ये है कि ये आपको एक पर्टिकुलर वे में रखता है, आपको एक पर्टिकुलर चीज बना के देता है पहले से कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको ट्रैक पे रखता है। बट ये कोर्स भी आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलरली उनको कर रहे हो। देखो ऑफलाइन का ना ऑनलाइन का सबसे बड़ा घाटा पता है क्या है, नुकसान क्या है, कि आप उसको रेगुलरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं एक क्लास लेता हूँ एक दिन में, सपोज आपने सोचा एक क्लास हो रही है, दूसरे दिन कर लेंगे, दूसरे दिन सोचा तीनों तीन ही तो क्लास होगी, 3 घंटे होगी, कर लेंगे। ऐसे करते करते वो बिल्डअप होता जाता है, और प्रोक्रेस्टिनेट मैंने ऊपर आपको बताया भाई, प्रोक्रेस्टिनेट ले बैठता है, एंड यही होता है एट द एंड। सबसे बड़ा रेगुलर वाला सीन, सबसे बड़ा इश्यू होता है आपके ऑनलाइन कोर्स में। तो कोर्स का सिर्फ रोल यही होता है, आपको प्रॉपर मटेरियल देना, प्रॉपर वे में रखना, आपको कंसेप्ट्स आपके क्लियर करना, है ना, हर एक चीज सिस्टमेटिक वे से चलना। बस वाईटी पे यही मिस होता है, वाईटी पे कंटेंट तो वाईटी पे भी है भाई, कंटेंट तो यहाँ भी मिल जाएगा, पर यहाँ सिस्टमेटिक नहीं मिलता है। आई ट्राई कि मैं आपको हर कंटेंट एकदम पर्टिकुलर वे में प्रोवाइड करता हूँ। लाइक जैसे मैं मैथ्स करवाता हूँ तो आपको पूरा करवाता हूँ, आपको रीजनिंग करवाया तो मैंने एक क्लास में 3 घंटे लगो 4 घंटे लगो मैं पूरा करवाता हूँ आपको। रीजनिंग करवाई तो मैंने स्टैटिक की सीरीज चलवाई आपकी। तो वहां पे बस वही थोड़ा सा इश्यू होता है, और कोई इश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं करोगे ना, अगर आप जहां पे मतलब 50 100 में से 50 स्कोर कर, 100 में से प्रैक्टिस के साथ 80 स्कोर कर सकते थे ना, बिना प्रैक्टिस आप 50 ही कर पाओगे, इतना बड़ा इंपैक्ट डालता है प्रैक्टिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर क्लास के बाद में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आप अगर आपका ये क्वेश्चन होता है ना कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप खुद से बहुत डिपेंडेंट हो गए किसी के ऊपर, लिटरली बहुत डिपेंडेंट हो गए। बिकॉज प्रैक्टिस का इतना मटेरियल अवेलेबल आज के टाइम में इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। बस रिलेवेंट सोर्स से लगाओ, ये मैं एक चीज़ कहूँगा आपको। जैसे PYQ लगा लिया, जो आपके मेमोरी बेस्ड आते हैं। दिशा की बुक ले लो यार, है ना, अरियंत की ले लो, किसी की ले लो भाई, आप प्रैक्टिस करो यहाँ से। SSC की ले लो। फिर आता मोक्स। मोक्स देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ना आप बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। मोक्स ऐसी एक ऐसी चीज है आपको, लाइक जो चीजें आप यहाँ पे नहीं सीख पाते हैं ना ड्यूरिंग द कोर्स, वो चीज आप मोक में सीख जाते हैं एक्चुअली। क्योंकि मोक में जो मिस्टेक करते हैं और फिर उसको एनालाइज करके आंसर चेक करते हैं ना, जो गलत होता है उसको जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ये एक चीज नोट कर लेना चाहिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ हर एक सब्जेक्ट की। देखो मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस पता है, प्रोबेबिलिटी, क्लोक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SIC है, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। TST को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, अलग अलग पार्ट अलग अलग पढ़ाता हूँ, है ना। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, HCF, एलसीएम हो गया, एरिया पेरीमीटर। वैसे ये जो दो पार्ट है ना, ये आपके नंबर सिस्टम का ही है, बट इन दो से स्पेसिफिकली ज्यादा आते हैं आपके क्वेश्चन, तो मैंने अलग लिखे हैं। ठीक है। अब देखो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, क्लोक से एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कभी एक आ जाता है कभी दो आ जाता है। यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आपकी 1+1 क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी SIC नहीं आता है, दोनों CIC आ जाते हैं। रेशियो पार्टनरशिप से 1+1 क्वेश्चन आपका फिक्स है, प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन फिक्स है, एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मान लो कभी कभी, है ना। नंबर सिस्टम से एक आ जाता है, HCF एलसीएम से एक आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन से, एरिया पेरीमीटर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पैटर्न रहता है आपके एग्जाम का। अब आप देख लीजिए कहाँ पे फोकस करना जरूरी है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे भी फोकस कीजिए, यहाँ पे भी फोकस कीजिए, यहाँ पे भी, और फाइनली यहाँ पे भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इन चैप्टर्स को करो ना, तो एकदम ध्यान से करो यार, है ना। आपको मैं टाइप से करवाता हूँ YT के ऊपर, कोर्स में वही थोड़ा बेसिक से हो जाता है, बस फर्क इतना ही रहता है, बट कंटेंट आपका सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं रहता है।
एंड क्वेश्चंस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, कितने आए थे कितने नहीं आए थे। कुछ मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्लोक में जैसे मेरी शिफ्ट के मेरे को क्वेश्चंस याद है। आपको पूछा 6:45 पे बताइए कितना डिग्री एंगल बन गया। प्रोबेबिलिटी के अंदर था कि 2 ऑरेंज है, 3 एप्पल है, 2 प्रोमोग्रेनेट है। मैंने फल निकाले इसमें से, तो प्रोबेबिलिटी बताई वो दोनों प्रोमोग्रेनेट नहीं होंगे आपके। पर प्रॉफिट लॉस है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके। लाइक एक ऑब्जेक्ट है, इसको मान लो 100 रुपए में बेचा, तो इतना परसेंट का लॉस हुआ। अगर मेरे को 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितना बेचना है। अब कुछ क्वेश्चंस ना टिपिकल भी आता है, वहां पे आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। और बेसिक्स इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले टारगेट करो मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स का बेसिक बिल्टअप होने में टाइम लगता है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 1 महीने में कर लो। हाँ, मैं आपको मैराथन वगैरह करवा दूंगा, अगेन क्लासेस करवा दूंगा, बट आपको साथ में एफर्ट्स लगाना है। ठीक है ना, ये वाईटी वालों को बता रहा हूँ मैं। कोर्स वाले तो छोड़ो, मैं देख लूंगा आपका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्पेशली मैं वाईटी वालों को बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना भाई। ओके। सेकेंड थिंग इज कि प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं आपके ट्राई करूंगा, पिछले वाले पीवाई क्यू आपके ऐड करूंगा, जो मेरी शिफ्ट में आए थे, मेरे को सारे याद है, मतलब याद नहीं लिखे हुए हैं। तो वो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा भाई, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बेसिक अप्रोच से आप सोल्व कर सकते हैं। इस बार मैं थोड़ा और बेसिक आपका ऐड करने की कोशिश करूंगा। लेवल स्लाइटली अप हुआ, स्लाइटली, ज्यादा नहीं हुआ, स्लाइटली। कर सकते हो यार, यहाँ पे ऐसा सीन है कि 20 से 20 कर सकते हो। 20 नहीं तो कम से कम 18 तो करके आओ यार, एटलीस्ट ये टारगेट रखो आप। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। अब मैथ्स के लिए आप चाहो तो यार, आप ना दिशा की, आपकी एक पीवाईक्यू की बुक आती है एफकेट के लिए, आपकी अरियंत की भी आती है, वो भी आप बाई कर सकते हो, है ना। तो पीवाईक्यू से अप्रोच करोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको बेसिक्स चाहिए तो बेसिक यार आपको 8th 9th प्लस 10th में एनसीईआरटी में पूरा बेसिक्स मिल जाएगा। यहाँ से आप सारे बेसिक्स पढ़ लो, काम बन जाएगा। बाकी मेरी वाईटी क्लासेस देख लेना, मोर देन इनफ है ना। अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है तो यहाँ देखो, डायरेक्ट सब खल्लास है भाई। ठीक है ना। एंड आई गारंटी यू कि आप अगर ध्यान से करके जाते हो, ये 20 से 20 करके आ सकते हो। अब जैसे देखिए, मैंने क्वेश्चंस पिछली बार वाले जो मैंने मेरे शिफ्ट में आए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा था। तो जैसे देखिए क्वेश्चन देखो कैसा है। एक चीज को इतने पर बेचने पर इतना लॉस, तो अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितने पर बचू। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ए बी बी सी वाला दिया था, आपको दिया था ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है, तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है। ऐसा क्वेश्चन आया था, और इसका तो डायरेक्ट ट्रिक लिखवाया था आपको, है ना। फेंसिंग अराउंड ए सर्कुलर रेक्टेंगुलर पॉइंट था, उसके अंदर उसके चारों तरफ सेमी सर्कल की फेंसिंग करनी थी, तो आपको प्राइस पूछा था। एवरेज का वही क्वेश्चन आया था कि भाई दो बच्चे हैं, दोनों ने अगर ज्वाइन किया तो एवरेज इतने से बढ़ जाता है, उन दोनों का एज बताइए, है ना। एलिगेशन का सिंपल सा था कि एक चीज 90 रुपए पर केजी है और एक चीज आपकी 120 रुपए पर केजी है, वो 10 केजी है टोटल। तो मैं फर्स्ट वाली कितने किलो मिलाऊं कि इसका प्राइस इतना हो जाए। अब ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया डिट्टो, एकदम डिट्टो, बस वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली चेंज थी। एक मान इंसान ने एक रिटेलर से 20 टीवी खरीदे मार्केट प्राइस पे, उस पे 5 एक्स्ट्रा मिले। 20 खरीदे, 5 उसको एक्स्ट्रा मिले। अब उसने हर एक टीवी पर 10% डिस्काउंट दिया है, तो बेचा, तो उसको ओवरऑल फायदा कितना हुआ। उसने क्या किया है, हर टीवी को 10% डिस्काउंट पे बेचा। अब इसमें प्राइस लेट करके कर सकते थे आप, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। एक औरत ने दो लोगों को पैसे दिए, लेट टेक 4000 5000 फॉर डिफरेंट ईयर्स दिस एंड दिस रेट एंड कोट इंटरेस्ट दिस। रेट पूछिए, सिंपल सा इक्वेशन का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, सेम। वैल्यू चेंज थी इसमें, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख नहीं पाया मैं, बट ऐसा उस टाइम मैं आपको शेयर नहीं कर पाया, शायद किया था शायद, बट अभी मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। नंबर सिस्टम का देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 243, ये भी आपको करवाया था। एक सिंप्लीफिकेशन से था आपका, है ना। ऐसा था, स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज लेस देन बाय 4 टाइम्स दैट ऑफ सेम नंबर इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन था। वर्क पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लाइक राजू काजू 10 दिन में करते हैं, काजू आजू 15 दिन में करते हैं, और आजू और राजू 20 दिन में करते हैं, तो अकेले कितने दिन में करेंगे। तो बहुत सिंपल सिंपल सी। ये देखो ट्रेन वाला आ गया था, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, कितनी देर में क्रॉस कर लेगी, कितना टाइम है, वही सारे क्वेश्चंस आए थे आपके, है ना जी। तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है भाई, मैथ्स को टारगेट करो। फिर आता है जीके। देखो जीके ना, जीके बहुत वास्ट है।
बट ये जो वास्ट जीके 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप 15 प्लस क्वेश्चन ना इजीली कर सकते हो अगर आप थोड़ा एफर्ट्स लगाते हो पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, इंडियन एयरफोर्स के बारे में नॉलेज हो गया, अवार्ड्स ऑनर्स हो गया, बुक्स हो गया आपके, ये वाला हो गया, सीज रिवर्स स्ट्रेट्स बॉर्डर माउंटेन डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फेमस पर्सनैलिटी हो गया आपका, डांस फॉर्म्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, है ना, आपका डांस फॉर्म यहाँ भी लिखा है मैंने, करंट अफेयर्स हो गया। और इतनी चीजें अगर आप कवर करते हो ना, तो आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आपके जो ये इंडियन ज्योग्राफी से है, जैसे लोकेशन के बारे में आ जाता है, आइलैंड्स के बारे में पूछ सकता है, माउंटेन एंड पिक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, सोइल के बारे में पूछ सकता है ना, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसेशन के बारे में पूछ सकता है, प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछ सकता है, तो डायरेक्ट आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेता है ना, तो स्टैटिक चीजें ज्यादा पूछता है आपसे। इंडियन पॉलिटी में क्या पूछता है भाई, आर्टिकल पूछ लेता है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे एफआर हो गया आपका, एफडी हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रीएम्बल हो गया, पार्लियामेंट हो गया। अब अगर आप पॉलिटी में सब कुछ पढ़ रहे हो ना भाई, इससे बड़े आप अब बेवकूफ़ी क्या हो सकती है, आप बताइए। क्या सब कुछ पढ़ना एफकेट के लिए ज़रूरी है? सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है यार। और सीडीएस के लिए भी आज के टाइम में सब कुछ पढ़ना इंडियन पॉलिटी में ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपको पता है पिछली बार कितने क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन आए इस वाले सीडीएस। तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यही होती है यार स्ट्रेटेजी की, पैटर्न एनालाइज करो, कितना पढ़ना जरूरी है क्या नहीं है, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आज आपको। इकोनॉमिक्स में सिर्फ जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, पूछते हैं आपको डायरेक्ट, तो आप पूरा इकोनॉमिक्स खोल के बैठ गए तो बेवकूफी अगेन। हिस्ट्री में जैसे आपको वाइस रॉय पूछ लेते हैं, गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं, कांग्रेस के सेशन पूछ लेते हैं आपसे, न्यूज़पेपर पूछ लेते हैं, है ना, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछ लेते हैं। एंशियंट में क्या पूछते हैं आपको, एंशियंट में लाइक डायनेस्टीज वगैरह पूछ लेते हैं, ऑर्डर पूछ लेते हैं, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस वो पढ़िए भाई, सब कुछ पढ़ना नहीं है, समझ गए। तो ये पहले इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक कवर कीजिए, स्टैटिक वाले, साथ में करंट में ये सब चीजें मैं आपको करवाता हूँ वाईटी के ऊपर। और इस बार आई थी, बहुत से क्वेश्चन आए थे, चलो दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, मेरी शिफ्ट के मेरे को सारे क्वेश्चन याद है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कौन सा करेक्ट है कौन सा मैच नहीं है, सारे करवाए थे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। रिसेंटली एडेड वेटलैंड, ये मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था। नेपाल वाला मैंने आपको करवाया था। अब ये देखो, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है, एंटार्क्टिका ट्रीटी ऑफ 1959। अब ये बहुत ज्यादा स्टैटिक हो गया, ये नहीं कर सकते हो आप। ये लीव करने के लिए ही होता है, सब कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखो, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये आप अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप कर सकते थे, है ना। कोर वैल्यूज ऑफ, ये कर सकते थे आप। हाईएस्ट सैलिनिटी, ये आपको करवाया था मैंने। को डेड सी क्यों कहते हैं उसको, डेड सी, जो लोकेशन वाली क्लास करवाई थी। इक्विवेलेंट रैंक ऑफ मेजर इन इंडियन एयरफोर्स, ये भी करवाया था भाई, इक्विवेलेंट रैंक। सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, मैंने बताया था, नेपाल वाला, है ना। आपके ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है, कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, ये भी करवाया आपको। लेंथ करवाई थी आपको, ये करंट अफेयर्स में था आपके, है ना। अब ये वाला था, ये आपकी हिस्ट्री से था। विच वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये भी आप कर सकते थे। नवल बेस बना आपका लक्षद्वीप में, ये भी आप कर सकते थे, द्वीप प्रकाशिक वाला, है ना। अब नमामि गंगे, ये आपको शायद नहीं आता, ये तो ये एलिमिनेट करो भाई, छोड़ो। ये टर्म वाला कर सकती थी, डंक किस में करवाया, मैंने आपको टर्म सारी बताई थी, एक पीडीएफ भेजी थी। एक बुक के नाम वाली आप कर सकते थे। अब डांस फॉर्म सारी करवाई थी भाई, डांस फॉर्म कर सकते थे आप। अब ये विंड मिल वाला था, अगर बेसिक नॉलेज होता तो हो जाता, वरना ये भी छोड़ो एक बार। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं भाई, सबके प्लेयर्स बताए थे मैंने। बार काउंसिल वाला छोड़ो। इम्प्लीमेंट, ये आपका करंट का था, है ना। स्टेलर वाला छोड़ो आप, ये वाला भी चलो साइंस का है। तो ऑलमोस्ट देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते थे सिर्फ वाईटी की क्लास से। इतना ही तो टारगेट है भाई, क्यों फिर उसमें ज्यादा दिमाग घुसा रहे हो? क्या चाहते हो, 25 से 25 करना चाहते हो क्या यहाँ पे? अगर करना है ना तो उसमें बढ़ाओ स्कोर, मैथ्स एंड रीजनिंग में, यहाँ क्यों घुस रहे हो? ये मैं इतना आज बड़ा वीडियो बनाया हूँ भाई, यही चीज बताने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप एफकेट नेक्स्ट वाला क्लियर कर पाओ। अब जैसे रीजनिंग में मैंने आपको हर एक चैप्टर लिख दिया है, आपको क्या करना है, बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है वाईटी के ऊपर, आप उसको एक बार वापस पढ़ लीजिए। बड़ी वाली वीडियो में इस बार भी आपको प्रैक्टिस के लिए वापस ये करवा दूंगा, बड़ी क्लास। एक एसएससी की किताब उठाइए और ये सारे के सारे चैप्टर खोल के इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
इस बार बस एक नया चैप्टर देखने को मिला, दैट इज कैलेंडर। ये कुछ आपके शिफ्ट में आया था, सब शिफ्ट में नहीं आया था, बट इस बार ये भी करेंगे अपन। ठीक है। रीजनिंग ऐसा है ना, इस बार लेवल अप हुआ है भाई, मैं पहले बता देता हूँ। तो इसकी लेवल अप हुआ है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़ सकता है। बट आएंगे यही सब, जितना मैंने पढ़ाया वही सब आया था। कुछ बाहर नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, सिर्फ कैलेंडर वाला छोड़ के, बाकी सब आया था। तो यार एसएससी की किताब उठाओ और लग जाओ प्रैक्टिस के लिए। समझ गए ना? ओके। अगर एसएससी कर लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है फिर। एंड फाइनली आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखो यार, इंग्लिश का बहुत अलग सीन है आपके एफकेट का विथ रेस्पेक्ट टू सीडीएस। देखो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रीडिंग, ग्रामर, वोकेबलरी एंड इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30। समझ रहे हो? 30। बट इसमें से 15, आपके 12 से 15 क्वेश्चन तो वोकेब के ही होते हैं। और ये वोकेब ना टफ आती है भाई, लिटरली टफ आती है। आई वोंट लाई यू, टफ आती है। इसमें क्वेश्चन गेस करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? बट द थिंग इज आपको यहाँ फोकस करना है, वीक पॉइंट पे पहले फोकस करो। कॉम्प्रहेंशन के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट के 4 क्वेश्चन आएंगे, इसके 3-4 आएंगे, पीक्यूआरएस के 3 क्वेश्चन आएंगे। ये 10 क्वेश्चन पहले फिक्स करो मेरे भाई, यहाँ पे 30 नंबर फिक्स करो। अब ना न्यूज़पेपर, आई वोंट से न्यूज़पेपर ही पढ़ो, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं करनी है। ये मैं करंट अफेयर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ने में तो पढ़ो यार, रीडिंग अच्छी होगी इससे। रीडिंग आपको सीडीएस में भी हेल्प करेगी, इसमें भी हेल्प करेगी। रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, इग्नोर मत करो। ये आपको कोई ट्रेन नहीं कर सकता है, लिटरली बता रहा हूँ। आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ये रीडिंग नहीं सिखा सकता है। मैंने इस बार बेच लिया था, तो मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट बात यही बोला था इंग्लिश की कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से ये चीज। चाहे आप नोवेल पढ़ो अपनी फेवरेट, फिक्शन कैरेक्टर की किताब पढ़ो यार। मैं खुद फिक्शन कैरेक्टर की किताब पढ़ता हूँ, जैसे लुपिन वाली पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, आर्ट्स एंड लुपिन की। आपको किसी और में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ो यार, बट पढ़ो। आई वॉन्ट से कि आप अपना किसी की देखा देख मत जाया करो। रीडिंग डजेंट मीन कि आप किसी का देख लिया कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ो यार। सेल्फ हेल्प बुक्स आपकी ऐसा नहीं है कि 2 दिन में पर्सनैलिटी आपकी चेंज कर देगा। अपनी हैबिट्स चेंज करो, उससे पर्सनैलिटी चेंज होगी। रीडिंग से चेंज नहीं होगी सिर्फ। समझ रहे हो? तो आपका इंटरेस्ट है वो करो यार। समझ गए? सेकेंड थिंग इज देन इट इज अबाउट ग्रामर। अब ग्रामर देखो कितनी कम आती है। एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन आएंगे, फिलिप्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आपकी ग्रामर आती है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप टैकल कर सकते हो। अब एरर डिटेक्शन में आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है ना? तो यहाँ पे भी अब देखो, फिलिप्स मैंने दोनों में आपके फिल किया, क्योंकि कभी कभी फिलिप्स ग्रामर किया जाते हैं, कभी आपके वोकेब किया जाती है। अब वोकेब ना, वोकेब ऐसी चीज है, डेली पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ। अब इसके लिए आप कुछ बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बुक हो गई आपकी। ओके। जैसे आपकी वर्ड पावर मेड इजी हो गई, वो भी पढ़ सकते हो आप। वर्ड पावर ऐसी बुक है, आपको मजा आएगा। उसके बाद ब्लैक बुक पढ़ सकते हो आप, है ना? ब्लैक बुक में ज्यादा कंटेंट है, तो ब्लैक बुक पढ़िए। अदरवाइज सबसे बेस्ट एक और सोर्स बता देता हूँ, सीडीएस और एनडीए के जो पीवाईक्यू है ना, पिछले 12 साल के, 12 ईयर्स के, लगाने आज से स्टार्ट कर दो। आज से ही स्टार्ट कर दो। वोकेब वाले सिनोनिम एंटोनिम्स को काफी हेल्प होगी उससे। ओके। तो ये सब है जो आपको भाई कवर करना है। अब बता देता हूँ मैं रोड मैप, जो फाइनल स्टेप है। देखो 5 महीने हैं, मैं 4.5 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मिड फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है। अब ना आपको अपने से एक प्लान बनाना चाहिए। लाइक सी, मेरा प्लान होता तो मैं क्या करता। मैं ना 3-4 फैक्टर्स में डिवाइड करता। मेरा फर्स्ट फैक्टर होता सिलेबस, ठीक। दूसरा फैक्टर होता रिवीजन। तीसरा फैक्टर होता प्रैक्टिस एंड मॉक। ये 3 फैक्टर ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस में कौन सा फोकस करता, अक्टूबर एंड नवंबर एंड मिड दिसंबर, ये जाता आपके सिलेबस में। इसमें आप सिलेबस कवर कीजिए। समझ गए? लाइक अक्टूबर में मैं स्टार्ट करता मैथ्स प्लस इंग्लिश, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट करना।
ठीक। मैथ्स मैं अक्टूबर में खत्म कर लेता स्टार्टिंग 20 डेज में। इसके बाद में मैं अक्टूबर के बाद में वहीं से स्टार्ट करता आपका रीजनिंग। रीजनिंग इसमें भी स्टार्ट होता, रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता और रीजनिंग प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करता। तो यहाँ पे रीजनिंग चलता प्लस आपका क्या चलता, इंग्लिश चलता। अभी भी रीजनिंग आपका नवंबर में खत्म होता, फाइनली मैं जीके करता यहाँ पे। जीके यहाँ के लास्ट के 10 डेज में भी करता, जीके प्लस इंग्लिश। अब इंग्लिश पे तीनों में क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 30 क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूँ, और वो के बहुत वास्ट है इसलिए कर रहा हूँ। जैसे ही मिड खत्म होता अब मेरा स्टार्ट होता भाई रिवीजन। अब नेक्स्ट के 15 दिन मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा, नेक्स्ट के 15 दिन सिर्फ रिवाइज करूंगा। फिर आता जनवरी। जनवरी मीन्स ओनली प्रैक्टिस एंड मोक। अब मैं मोक देना स्टार्ट करूंगा। इनिशियली मोक की मैं फ्रीक्वेंसी कम रखूंगा, 3 दिन में एक मोक, मुश्किल से 120 मिनट लगेंगे आपको, समझ गए। प्रैक्टिस से चीजें सीखूंगा, सारी चीजें प्रैक्टिस से सीखूंगा। जो भी मेरे को नहीं आएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस, व्हाट डज प्रैक्टिस मीन्स, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको जाके सर्च करूंगा, देखूंगा क्या है क्या नहीं, दैट इज प्रैक्टिस। एंड फाइनली आता आपका फेब्रवरी। यहाँ पे हर दिन मैं मोक दूंगा डेली, प्लस क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। यू नो ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा जितना भी मैंने बताया, कि जब मार्च में रिजल्ट आएगा तो ग्रीन लाइन के साथ लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव क्लियर्ड फॉर फेज 2। एंड वही सबसे खुशी का दिन होता है। आई होप आज सबका माइंड में क्लियर हुआ होगा व्हाट इज एफकेट, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी टू स्कोर हाई, टू स्कोर 200 प्लस, एंड हाउ द सिलेबस शुड बी कवर्ड। समझ रहे हो। जैसे आप मैथ्स यहां से पढ़ना स्टार्ट कर लो, तो मैथ्स कैसे करोगे, फर्स्ट डे मैथ्स का चैप्टर करो कंप्लीट, दूसरे दिन मॉर्निंग में रिवाइज करो और पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में डेली मॉर्निंग में रीडिंग करूंगा, फिर ग्रामर करूंगा, एंड एट नाइट, लास्ट में रात को 10-10 वर्ड्स मैं किसके पढ़ के सोऊंगा, वोकेब की। रीजनिंग में हर दिन प्रैक्टिस करूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। एक टारगेट लेके चलूंगा कि डेली मेरे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली। इंग्लिश और इसमें आपका ऐसा ही चलता रहेगा। फाइनली जीके आएगा। जीके में मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा सिर्फ एक बार, ओके। बाकी के टाइम में मैं स्टैटिक लिखूंगा और स्टैटिक के नोट्स बनाऊंगा, हर एक चीज लिखूंगा स्टैटिक में जो मैंने आज इंक्लूड किया है। और स्टैटिक में मैं आपको और डिटेल्स दे दूंगा, सारी एक माइन्यूट डिटेल्स दे दूंगा, एक लिस्ट बना के आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वो सब प्रिपेयर कर लेना। एंड देन स्टार्ट विद द रिवीजन। रिवीजन करो, अगर कोर्स में हो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, आप कोर्स वाले तो चलो छोड़ो, उसका तो देख लेंगे। बाकी किसी और, आप कहीं और कोर्स में हो तो वो आप क्या करो, प्रिंट आउट निकलवाओ और एक्स्ट्रा चीजें वो नोट करते जाओ, एंड थिंग्स विल वर्क, फाइनली यू विल बी इन द ब्लू। इसी के साथ भाई मेरा कार्यक्रम होता है खत्म। इसके बाद में मैं कोई एफकेट की अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा हूँ, नेक्स्ट एफकेट में देखेंगे, ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट द एफकेट, ओके। तो मेहनत करो यार। बाकी जो यार कोर्स का पूछ रहे थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफकेट का बंद हो चुका है ऑलरेडी, एडमिशन हो चुका है, सीडीएस का भी आपका हो चुका है, सीडीएस मैथ्स का भी हो चुका है, एनडीए का भी हो चुका है, ठीक है। एंड एफकेट और सीडीएस का मैंने बोला एक बार और खुलेगा आपको, सीडीएस एनडीए और तीनों का, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, है ना। मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट के बाद थोड़ी देर के लिए मैं खोलूंगा, ओनली फॉर ए स्लाइड टाइम। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ो यार, नो ऑफेंस, अच्छे से पढ़ो, अपने आप पे ट्रस्ट करो और सामने वाले पे ट्रस्ट करो, आपका होगा, ठीक है जी। मेहनत करो भाई, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट मैं सीडीएस की आपकी स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, एनडीए की स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। बाकी ये पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। एंड एज यू ऑल नो टेलीग्राम चैनल ये आपको कमेंट के अंदर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, और व्हाट्सएप पे आप यहाँ रीच कर सकते हैं, ओके।
थैंक यू। जय हिंद।